तुम्हारे क्लास 10th के प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं और सिलेबस तुम्हारा 20 से 30% कंप्लीट हुआ है और अब तुम्हारे मन में एक फियर एंजाइटी सी हो रही होगी कि यार अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बस करो टाइम ऐसे ही बर्बाद जैसे पहले से करते आए हो। ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाओगे तो क्या ही दिक्कत है, अगले साल फिर दे देना एग्जाम, क्योंकि मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए लाइफ में। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, इन सब में क्या ही रखा है। पूरा साल तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो अब लास्ट के 2 से 3 महीने में क्या कर लोगे। अगर तुम्हारा भी ये माइंड सेट है ना तो वीडियो को अभी बंद करो और निकल लो। और तुम सच में अपने अंदर चेंजेस चाहते हो, अपने प्री बोर्ड्स को फोड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बस। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th प्री बोर्ड स्ट्रेटजी की। प्री बोर्ड्स के लिए चाहे तुम्हारे पास कितना भी टाइम हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 10 दिन हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। सबसे पहले मैं तुम्हें सर्वाइवल स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके अंदर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो तुम्हें कैसे सर्वाइव करना है अपने प्री बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा होगा 45, 30 एंड 15 मेथड। इसके अंदर तुम्हें कैसे अपने एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, वो वाला मेथड है। और फिर मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा एग्जाम हॉल और आंसर राइटिंग हैक्स, बिकॉज पढ़ तो लोगे लेकिन तुम्हें आंसर राइटिंग ही नहीं आती तो फिर तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। तो सबसे पहले इस टाइम पर तुम अभी ये कुछ 4 प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होगे, जिसके अंदर फर्स्ट है तुम्हारा सिलेबस का एवरेज एंड लेस टाइम। टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा, कैसे कंप्लीट होगा। सेकंड है कि नोट्स ही नहीं है, अब नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। थर्ड प्रॉब्लम है एनसीईआरटी वर्सेस पीवाईक्यू वर्सेस सैंपल क्वेश्चन पेपर वर्सेस स्टैंडर्ड बुक। तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन है कि कौन सी बुक लगाएं, अब ये भी एक अलग लेवल की प्रॉब्लम है। एंड फोर्थ है तुम्हारा एग्जाम फियर और पेपर प्रेशर। जैसे जैसे एग्जाम पास आते जा रहे हैं तुम्हें प्रेशर और फियर फील हो रहा होगा। इन सबको कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें 3 पिलर सर्वाइवल स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। क्या है इसके अंदर, चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट पिलर आता है क्वेश्चंस नॉट चैप्टर्स। अब ये पिलर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक सच में कुछ नहीं पढ़ा है और प्री बोर्ड के लिए टाइम बिल्कुल 1-2 दिन ही बचा है। तो इसमें तुम्हें बस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मतलब क्वेश्चन आंसर्स को ही रीड करो बस। फुल चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं करना है। चैप्टर्स के अंदर से क्या करना है, उसके लिए तुम्हारा सेकंड पिलर है जो कि होगा तुम्हारा डायग्राम्स, फॉर्मूला और कीवर्ड्स। बस तुम्हें ये 3 चीजें लिखनी है एक चैप्टर के अंदर से, इसी से तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। एंड देन फिर आता है तुम्हारा थर्ड पिलर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर पैटर्न मेथड। अब इसके अंदर सिंपली तुम्हें अपने पीवाईक्यूज को उठाना है और उसके अंदर जो तुम्हारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ना उन्हीं को सॉल्व करना है बस। और साथ में पेपर के पैटर्न के लिए तुम्हें एक सैंपल क्वेश्चन पेपर उठा लेना है। उसमें तुम्हें देखना है कि कितने मार्क्स के तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इस बार किस तरह का तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है। इन 2 चीजों से तुम्हें अपने पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा और ये सबसे तगड़ा तरीका है तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज कराने का। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर तुमने अभी तक नहीं लिया है तो उसके लिए लोगे तुम फिजिक्स वाला का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर, सबसे यूनिक होने वाला है तुम्हारा। वो कैसे आओ बताता हूँ। देखो इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके साथ एग्जाम रेडी आंसरिंग टेम्पलेट दैट स्कोर, और उसके साथ साथ सीबीएसई 2025 कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर्मेट तो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा ही। और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स यानी चीट सीट तुम्हें इसके अंदर मिल रही होगी। और बोनस के तौर पर 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि एनालाइज्ड एंड सिलेक्टेड पीवाईक्यूज से हैं। अगर एग्जाम से 1 दिन पहले रिवीजन करना है तो इनको कर लो, बस इनफ है। और क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है ना उनमें आंसर राइटिंग पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। तो इतना कुछ तुम्हें और किसी सैंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलने वाला। और मेरी मानो तो अभी इसको परचेज कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दूंगा। और अगर तुम डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें और कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ अभी जाके बाय कर लो। तो ये 3 तुम्हारे सर्वाइवल पिलर तुम्हारे प्री बोर्ड्स को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस ये 3 चीजें फॉलो कर लेना, जिसमें पिलर 1 तुम्हारा सिलेबस को छोटा कर देता है, पिलर 2 तुम्हारा मार्क्स और नोट्स को सिक्योर करता है और पिलर 3 तुम्हारे एग्जाम के डर को हटा देता है, बिकॉज इसमें तुम्हें पेपर पैटर्न ऑलरेडी पहले से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तुम्हारी ये 3 ही पिलर होने वाले हैं। बाकी तुम्हारी ये बात तो हो गई है कि तुम्हें करना क्या क्या है। अब तुम्हें एक चैप्टर को कंप्लीट करने का ये 45, 30, 15 मेथड यूज करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने बाकी बच्चों को बताया था, उनको तो ये बहुत ही तगड़ा लगा, मैंने खुद भी फॉलो किया था। तो भाई साहब है तो इंटरेस्टिंग। तो क्या है चलो फिर बताता हूँ। तो इसमें यार 45 तुम्हारा डिनोट करता है 45 मिनट को। तो कोई भी चैप्टर तुम पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो फर्स्ट 45 मिनट के अंदर तुम उसकी थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा ध्यान दोगे। अब पूरे चैप्टर की थ्योरी मत पढ़ने के लिए बैठ जाना, तुम्हें बस पता है क्या करना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हें बताता हूँ, तुम पढ़ रहे हो लाइट वाला चैप्टर, तो उसके अंदर बस तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारा रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज क्या है, तुम्हारे लेंस क्या है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, फॉर्मूला और रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं। बस यही तुम्हें पता लगाना है उसके अंदर। फालतू की थ्योरी मत पढ़ो, सीधे मेन पार्ट पर हो, बस स्ट्रक्चर को समझो, पूरा रटना नहीं है।
और इसी में तुम्हारे काम करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। हर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे तुम्हारे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आ जाएगी। तो जब तुम्हारा माइंड कॉन्सेप्ट्स को समझने लगता है ना तो वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है। वरना मुझे भी पता है क्या होता है, सबसे पहले तुम बुक खोलते हो, 2 लाइन पढ़ते हो, फिर कुछ समझ नहीं आता, फिर क्या होता है कि चल फोन ही उठा लेता हूँ। फोन यूज करने के बाद तुम्हें गिल्ट होने लगता है कि यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया, उसी चक्कर में तुम्हारी एंग्जाइटी होने लगती है फिर तुम्हें, और फिर पूरा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज आती है तुम्हारी रटने से। तो तुम्हें चैप्टर को रटना नहीं है, समझना है बस। अब जैसे ही 45 मिनट्स के अंदर तुम उस चैप्टर को समझ जाते हो तो उसके बाद इस मेथड का 30 तुम्हारा डिनोट करता है 30 मिनट्स से। अब इसके अंदर बस तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो एक चैप्टर की 30 मिनट की क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें क्या क्या पता चलेगा। फर्स्ट, सबसे पहले तुम्हारे ब्रेन को ये पता चलेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। सेकंड, तुम्हारे वीक एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे। थर्ड, तुम्हें अपने एग्जाम का पैटर्न समझ आने लगेगा। एंड फोर्थ, तुम्हारी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगी। और सबसे बड़ा तुम्हारा बेनिफिट होगा कि जो तुम्हारा एग्जाम का फियर है ना वो कम होगा। अब देखो तुम्हारे पास 30 मिनट ही होंगे उस चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए, तो डायरेक्ट तुम ऐसा नहीं करोगे कि तुम जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सभी को करने लग जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो तुम्हें सिंपली करना यह है कि जो क्वेश्चंस तुम्हें आ रहे हैं ना, तुम्हें समझ आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, उसको मत सोल्व करो। जो तुम्हें लग रहे हैं कि मुझसे नहीं होंगे उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करने का ट्राई करो बस। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो तुम्हें ऑलरेडी देखते ही पता चल जाते हैं कि हो जाएंगे, और उनके सेम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। और क्वेश्चंस कहाँ से करने मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था, PYQs कर लेना और सैंपल क्वेश्चन पेपर देख लेना बस। और फिर भी थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है तो उसके अंदर तुम NCERT के एग्जाम्पल्स करना बस। एक्सरसाइज करने के लिए अभी टाइम नहीं है, वो तुम प्री बोर्ड्स के बाद कर लेना। अब तुम्हारा इस मेथड के अंदर आता है 15, जो कि होगा तुम्हारा 15 मिनट। तो इसके अंदर बस तुम्हें रिवीजन करना है। अब जैसे ही तुमने थ्योरी को समझ लिया है, उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी है, अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारे कौन से एरियाज वीक हैं, उन्हीं का तुम्हें रिवीजन करना है। मतलब उन्हीं सेम कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से तुम्हें पढ़ लेना है इन 15 मिनट के अंदर। तो कुछ इस तरह से एक चैप्टर तुम्हारा 90 मिनट के अंदर कंप्लीट हो रहा होगा अच्छे तरीके से। अब इस मेथड का तुम्हारा बेनिफिट यह है कि 45 मिनट्स के अंदर तुम्हारा ब्रेन उस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, 30 मिनट्स के अंदर वो कॉन्सेप्ट्स को यूज करेगा, मतलब उसको करना सीख जाएगा, और 15 मिनट्स के अंदर तुम्हारी वो मेमोरी को लॉक कर देगा। और बस फिर हो गया तुम्हारा काम। लास्ट मोमेंट पे सिलेबस को कंप्लीट करने का सबसे तगड़ा मेथड है ये। अब तुम इतना कुछ तो कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हें यही नहीं पता कि एग्जाम में आंसर्स को लिखना कैसे होता है तो तुम्हारे मार्क्स कहीं ना कहीं कट ही होंगे। तो उसके लिए क्या करना है चलो बताता हूँ। तो यही है तुम्हारी इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम हॉल और आंसर राइटिंग हैक्स। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हाफ ईयरली दिया होगा। हाफ ईयरली में जैसे वो बैठे होंगे तो उन्हें ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली होंगी कि जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है और कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होना है। मतलब कि जो भी पढ़ा था ना वो तुम्हारे माइंड से स्किप होने लगता है, और इसी चक्कर में तुम अपने माइंड पर और ज्यादा प्रेशर देते हो तो और ज्यादा चीजों को भूलते जाते हो। तो इसीलिए तुम पहले से ही ये प्रैक्टिस करके जाओगे एक आंसर को लिखने के लिए। इससे तुम्हारा आंसर लिखने का एक ही स्ट्रक्चर होगा और उसी स्ट्रक्चर से तुम्हें सारी चीजें याद आती जाएंगी। तो ये 5 पॉइंट्स तुम्हारी आंसर राइटिंग के अंदर होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट है तुम्हारा हेडिंग्स। अब हेडिंग्स तुम्हारा आंसर राइटिंग में उस चीज का काम करते हैं, जैसे तुम मूवी देखते हो ना तो सबसे पहले उसका ट्रेलर आता है ना, तो उसके हिसाब से पता चल जाता है कि हाँ मूवी कैसी है। वैसे ही तुम्हारा हेडिंग्स होता है। हेडिंग्स के हेल्प से तुम्हारा टीचर समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने आंसर के अंदर क्या लिखा है। और अगर तुम्हारी हेडिंग्स अच्छी है ना तो कभी कभी टीचर्स हेडिंग्स को ही पढ़ के पूरे मार्क्स दे देते हैं। अब इसका इफेक्ट पता है क्या पड़ता है एग्जामिनर के माइंड पर। फर्स्ट, तुम्हारा उसको लगता है कि हाँ आंसर सही लिखा है बच्चे ने। सेकंड, तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होती है उससे। और थर्ड, एग्जामिनर के लिए कॉपी को चेक करना इजी हो जाता है। और फोर्थ है तुम्हारे मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं उससे। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें हेडिंग्स लिखना है, ठीक है। ऐसे ही अब तुम्हारा आता है सेकंड पॉइंट, जो कि है अंडरलाइन। तो जब भी एग्जामिनर पेपर चेक करता है ना तो उनके पास 100 पेपर्स होते हैं, तो इसीलिए वो तुम्हारे आंसर को डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, वो बस कीवर्ड्स को ढूंढते हैं। और वो कीवर्ड्स तुम कैसे बताओगे उनको, अंडरलाइन करके। अब और क्या क्या चीजें अंडरलाइन करनी चाहिए तुम्हें चलो बताता हूँ। तो फर्स्ट तो तुम्हारा कीवर्ड्स था ही, सेकंड तुम्हारा डेट्स, थर्ड तुम्हारा साइंटिस्ट या ऑथर्स के नाम, या कहीं पे तुम्हारा फॉर्मूला है उसको अंडरलाइन कर सकते हो, या डायग्राम्स के लेवल्स पर। बस इन चीजों पर ही करना है, ज्यादा पूरी कॉपी को ही अंडरलाइन मत कर देना, ठीक है। इतना ही काफी। अब तुम्हारा थर्ड पॉइंट है क्लियर डायग्राम। तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत भी हो जाता है ना और तुमने डायग्राम को एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाया है तो हाई चांसेस है कि तुम्हारे उस आंसर पर पूरे मार्क्स मिल जाएं। तो डायग्राम्स के लिए तुम्हें पेंसिल को यूज करना है, साथ में तुम्हें लेवल्स को क्लीन रखना है और तुम्हारा डायग्राम
एकदम बिग एंड नीट होना चाहिए और साथ में ओवर सेटिंग नहीं होना चाहिए। बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पॉइंट में तुम्हारा इतना ही था। अब तुम्हारा नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, स्टेप वाइज सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारा ज्यादातर फिजिक्स के अंदर या फिर मैथ्स के अंदर यूज होता है। अगर तुम किसी भी आंसर का सॉल्यूशन स्टेप वाइज लिख रहे हो ना और तुम्हारा आंसर गलत आ जाता है तो फिर भी तुम्हें उसके लिए मार्क्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा एसएसटी वगैरह के लिए तुम्हें पैराग्राफ्स में अपने आंसर को लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पैराग्राफ में तुमने पूरे आंसर को खत्म कर दिया, ठीक है। तो स्टेप वाइज सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा लास्ट है नीट हैंड राइटिंग। अब देखो हैंड राइटिंग का भी फर्क पड़ता है, इतनी भी नहीं कि तुम एकदम कुछ पढ़ के नहीं गए और तुम्हारी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है तो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अपनी हैंड राइटिंग डिसेंट रखो जिससे कि तुम्हारा टीचर बस समझ सके। अब उसके लिए तुम्हें बस करना कुछ नहीं है, ये कर सकते हो तुम सबसे पहले तुम वर्ड्स को गैप देकर लिखो, उसके बाद तुम लाइन टू लाइन स्पेस रखो। थर्ड, तुम्हारा मार्जिन मेंटेन होना चाहिए। फोर्थ, स्पीड से लिखो बट रीडेबल होना चाहिए वो, बस और कुछ नहीं करना है इतना फालतू का कि तुम एकदम हाथ रोक रोक के आराम आराम से लिख रहे हो आंसर राइटिंग के चक्कर में, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के ये तुम्हारे 5 हैक्स थे। अपने प्री बोर्ड्स में इन्हीं को यूज करना। प्री बोर्ड्स को फोड़ो, उसके बाद बोर्ड्स के लिए क्या करना है वो भी अच्छे से बताऊंगा। तो अभी के लिए तो तुम्हारे प्री बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट। और वीडियो तुम्हें कैसा लगा कोई प्यारा सा कमेंट कर देना बस। बाकी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हारी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, तुम इनको भी देख सकते हो। अदरवाइज चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।